स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस टूल किट ऑफ एजुकेशन में। और आज हमारे टूल किट में है शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के बारे में हमने लंबी चौड़ी चर्चा जो है अपने पिछले वाले वीडियो में की थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हम आगे शिक्षण को ही बढ़ा रहे हैं और प्रिंसिपल जो टीचिंग के होते हैं उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शिक्षण क्या है और किस प्रकार शिक्षण का प्रयोग होता है, शिक्षा से किस प्रकार अलग है, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक में जो वीडियो है उस पे जाइएगा। उसको पहले देखिए, इसको बाद में देखिए, क्योंकि ये शिक्षण के सिद्धांत हम तभी समझ पाएंगे और उस पर फोकस कर पाएंगे जब हम शिक्षण के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। तो शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, इनको हम समझते हैं पहले। कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। कभी कभी शुद्ध हिंदी पढ़ते पढ़ते हम हिंदी में तो खो जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि लाइन में लिखा क्या था। लेकिन मैं समझ चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से बताऊंगा कि जब कोई भी विषय है, मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, और ठीक है मैथ पढ़ रहे हैं, दूसरा आपको इंग्लिश पढ़ना है, तीसरा आपको हिंदी पढ़ना है। हम हर विषय एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात यहाँ पर ये बताने का प्रयास हो रहा है। आप मैथ पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, सबके एक अलग अलग तरीके होते हैं। इसके लिए आपको शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम मेथड कहते हैं, है ना, टीचिंग मेथड। लेकिन हमें किस सिद्धांत पे चलना है, ये सिद्धांत ये तय करते हैं कि आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उससे आप किस तरीके से सीखेंगे। सीधी सी बात, बहुत कठिन कुछ नहीं है। ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर सिद्धांत चलते किस लिए। मान लीजिए एक प्रेरणा का सिद्धांत है, मोटिवेशन का सिद्धांत। हमें मोटिवेशन चाहिए किस चीज, किसके लिए? इंग्लिश के लिए, है ना। कई लोगों के लिए इंग्लिश बहुत कठिन होती है, मेरे लिए भी बहुत कठिन रही शुरुआत में। तो इंग्लिश को सीखने के लिए पहले तो मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जबरदस्ती कोई चीज सीखना तो बहुत ही कठिन काम होता है। अगर मैं कहूँ कि आप भाषाओं को छोड़ ही दीजिए, मान लीजिए आप सिर्फ कार चलाना सीखना चाहते हैं, है ना। अब कार चलाने के लिए आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपका मन नहीं है कार चलाने का, तो आप कहाँ से चला लोगे? नहीं चला सकते ना। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है कि किस चीज को सीखने के लिए किस चीज का सिद्धांत जरूरी है, और वो ये हर शिक्षक को पता होना चाहिए। चलिए, तो हम सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि जो भी विषय हैं उसको किस तरीके से सुव्यवस्थित किया जाए, सुसंगठित किया जाए और एक निश्चित क्रम में रखा जाए। हमेशा मैंने शिक्षण सूत्रों में बताया भी था कि सरल से कठिन की तरफ चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी सीखा जाए। एक छोटा सा बच्चा बहुत कठिन चीजें नहीं सीख सकता, पहले सरल चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। तो वो क्या है? वो शिक्षण सूत्र है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिद्धांत की, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। टोटल सिद्धांतों की संख्या फिलहाल मैंने 15 रखी है यहाँ पर। तो 15 में कौन सा पहला है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन, थ्योरी रिलेटेड विद लाइफ, तो जीवन की का सिद्धांत कह सकते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये अगर आप सीटेट या टेट से संबंधित है ना, सीटेट या टेट से, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्यक्तिक विभिन्नता क्या चीज है, चलिए अभी चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत और अंत में है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकता आज हमारे शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण तथ्य बन चुका है और उसी के कारण कई शिक्षण जो प्रयोग हम करते रहते हैं उसमें मनोवैज्ञानिक तो जो है पूरा प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये जो हमारे पास 14 मूलभूत सिद्धांत हैं इनको थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। सबसे पहले आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। किसको नहीं पता? अगर मान लीजिए आपने हेडिंग भी रट ली है तो कहीं ना कहीं इसके नाम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं।
यहाँ पर बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता है वो कार्य करने में आनंद का अनुभव करने लगता है। क्रियाशील का होना अगर आप सीधे सीधे समझें तो इसको कह सकते हैं हम करके सीखना, है ना। करके सीखने का सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं। क्रियाशीलता थोड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन मोस्टली आपने सुना होगा करके सीखना। तो करके सीखना एक्टिविटी बेस्ड बेसिक शिक्षा, जिसको आप गांधी जी की जो है बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, तो बेसिक शिक्षा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पे। ये प्रश्न एक मुझे मुझे याद आ रहा है कि टेट में पूछा गया था कि जो बेसिक शिक्षा है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप बताएंगे कि क्रियाशीलता या करके सीखने से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बेसिक शिक्षा में महात्मा गांधी ने फोकस किस चीज पे किया था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिखाया जाए बच्चों को जो उनकी फ्यूचर में लाइफ से संबंधित हो, वो कुछ करके सीखें। हो सकता है आगे वो ही जो पॉइंट है वो रोजी रोटी का आधार बन जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जिसमें एक्टिविटी जरूरी हो। ठीक है। इस सिद्धांत के अंदर करके सीखने पर जोर दिया जाता है, जो मैंने बताया, और जैसे डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन। तो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाल्टन पद्धति जिसमें असाइनमेंट मेथड ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से डाल्टन पद्धति का जो है हेलन पार्खस्ट ने दिया था इसको, और हेलन पार्खस्ट ने बताया था कि डाल्टन डाल्टन एक जगह है यूएसए में एक्चुअली, तो उस जगह के नाम पर ही डाल्टन पद्धति पड़ गई थी। तो हेलन पार्खस्ट ने बताया कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है और उसको पढ़ना भी है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसे असाइनमेंट वर्क देने चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं दत्त कार्य, है ना। असाइनमेंट वर्क देने चाहिए जिससे बच्चा सीख सके और कुछ करके सीखे। और असाइनमेंट हमेशा कुछ करके ही होता है। हम आजकल तो उस पे चल चुके हैं ना कि देखते हैं दूसरा का असाइनमेंट कैसा है, वैसा ही देख के लिख लिया। लेकिन जब हम खुद कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो खुद बहुत कुछ एक्टिविटी बेस्ड अगर कोई असाइनमेंट है तो करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, और वही हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। मारिया मॉन्टेसरी, जो आप जानते ही हैं, मारिया मॉन्टेसरी खेल पद्धति से जुड़ी हुई हैं, तो खेल में हमेशा कुछ ना कुछ करके ही सीखना होता है। वहीं किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं, किंडरगार्टन जो कि फ्रोबल से संबंधित है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि कहाँ हम करके सीख रहे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पद्धतियाँ हैं, और भी पद्धतियाँ हैं जो करके सीखने पर फोकस रखती हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। परियोजना विधि, है ना। परियोजना विधि भी इसके ही अंतर्गत है, लेकिन वो एक प्रकार की विधि है और बहुत फेमस विधि है, तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, जिसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था। लेकिन हम सिद्धांत पर फोकस कर रहे हैं कि जितनी भी विधियां हैं ये सारी क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, प्रेरणा का सिद्धांत। किसी चीज को सिखाने से पहले अगर आपके अंदर, बहुत सारे यूट्यूब में आपको टीचर ऐसे दिखते हैं जो आजकल बहुत फेमस हैं, वो पहले देखिए किसी भी प्रकार की मोटिवेशन आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो 3 दिन तो खाली वो मोटिवेशन के लिए रखते हैं कि आप किस प्रकार से मोटिवेशन बनाएंगे, है ना। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो इस सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है, इस सिद्धांत में का प्रयोग जो है बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ करने का प्रयास करते हैं। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आसपास की स्थिति, औद्योगिक कारखाने, खनिज, बाग बगीचा, विद्युत, म्यूजियम के आदि के बारे में जानकारी करने के लिए उनके वहाँ पे ले जाएं। जिससे क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हों और वो उसी से संबंधित बात करने लगे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप ताजमहल की बात कर रहे हो, ताजमहल पे ही जाके ही हम खड़े होके उसको सिखाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन हमें मिल सकता है। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं, कोयले की खदान में ही हम जाके सीधे सीधे चले गए और सब बच्चों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोयले से बिजली बनती है या कोयला कैसे निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से सीख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा है रुचि का सिद्धांत। आपने प्रेरणा तो दे दी, प्रेरणा के बाद रुचि उत्पन्न होती
आपके अंदर उस चीज के प्रति रुचि उत्पन्न होती भी है कि नहीं। मान लीजिए आप तैयारी करने जा रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है हमारे देश की, वो आईएएस की परीक्षा होती है। तो आईएएस की परीक्षा तो आपने उठा ली है ना, जो यूपीएससी की होती है, लेकिन आपके अंदर जो मोटिवेशन, जो इंटरेस्ट जगा, वो कितने दिन जगा? 1 महीने। कितने? 1 महीने। 1 महीने में हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसके लिए आपको 1 साल वो इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा मिनिमम। इससे ज्यादा हो सकता है आपको 2 3 4 5 साल तक भी इंटरेस्ट बना के रखना पड़े, लेकिन 1 साल से नीचे तो इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। इससे कम इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो आप फिर कोई दूसरी तैयारी कर लीजिए। 1 महीने के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो आप अपनी छोड़ दीजिए तैयारी। तो इंटरेस्ट, इस शिक्षण के स्पष्ट पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ एक टीचिंग की लेवल की बात करी जा रही है। कोई लेसन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसका जो दायित्व होता है वो ये होना चाहिए कि उस लेसन, उस बुक या उस विषय के प्रति बच्चे में इंटरेस्ट आ जाए, कुछ ऐसा बताया जाए कि हाँ ये चीज वाकई में इंटरेस्टेड है पढ़ते हैं। है ना, लोग क्या कहते हैं इतिहास बड़ी बोरिंग होती है, लेकिन कभी कभी आप इतिहास को पढ़िए, कोई कोई लोग पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो कई वीडियोस देखे हैं, ऐसा इंटरेस्ट आ जाता है कि आप उस वीडियो से बिल्कुल लग जाएंगे और आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। वो क्या है? रुचि का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटेड विद लाइफ। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो और जीवन से संबंधित विषय को बालक शीघ्र सीख लेते हैं। अब जैसे मेरा छोटा सा उदाहरण है यहाँ पे। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा है, कितना है, मेरी बहुत अच्छी नहीं है राइटिंग ड्राइंग। तो ये छोटे से हैं और इनको पढ़ाने के लिए मैथ बड़ी, टीचर ने बड़ी परेशानी बना रखी है, अरे कैसे पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। इनको क्या पसंद है? इनको पसंद है टॉफी। क्या पसंद है? टॉफी पसंद है। ठीक है, तो इनको टॉफी पसंद है, तो टॉफी आप किस तरीके से बता रहे? तो आपने कहा ये जो टॉफी है बेटा ना, ये आपके पास 5 है और अगर आपने किसी को 4 दे दी तो कितनी आपके पास बचेंगी। इस तरीके से हम सिखाते हैं, बहुत कॉमन तरीका है। क्यों? कि उसको वो चीज़ पसंद है, या उसको हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आसपास की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उस पर इंटरेक्ट हो रहा है। तो जब हम इस तरीके से सिखाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेब्लिश हो सकती है किसी बच्चे के दिमाग में। ठीक है, तो जीवन से संबंधित अगर किसी पाठ को आप रखते हैं, परिस्थितियों को रखते हैं, तो ये एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है शिक्षण का। तो जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत। बात करते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य क्या होते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य प्रत्येक पाठ को कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निश्चित होना चाहिए। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षण उचित शिक्षण नहीं करा सकता, मतलब उद्देश्य जरूरी है। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाए तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम, रुचिकर हो जाता है और साथ ही साथ शिक्षक शिक्षार्थियों की क्रियाओं, विषय वस्तु, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन की प्रविधि आदि का भी निर्धारण किया जा सकता है। देखिए, निश्चित उद्देश्य का मतलब है जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हो उस विषय को जब आप खत्म करेंगे तो आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। निश्चित उद्देश्य आपको बच्चे को पहले ही बता देना है कि बेटा ये लेसन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब आप इसके अंदर ये जगह देंगे ना कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, तब वो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा उस विषय से संबंधित। अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो उसको लगेगा कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। इसलिए हमारे निश्चित उद्देश्य होने चाहिए कुछ पाठ को लेकर। और जब हमारे उद्देश्य निश्चित होंगे तो हमारा कोई भी मान लीजिए हम कुछ चार्ट लेके आए हैं या हम कोई मॉडल लेके आए हैं, तो वो मॉडल भी आसानी से हम पहले से बना सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं, जब हम पहले से ही कुछ निश्चित कर चुके होते हैं। ये ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए शिक्षण के जितने सिद्धांत हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे,
चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान विस्तृत है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों के चयन करके प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40-50 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता। वो उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन करके बताता है। इस हेतु उसे कब क्या, कब कितना, कैसे पढ़ाना है, इसका चयन करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, आपने देखा होगा आजकल मार्केट में जो भी बुक्स आती हैं, खूब सारी बुक्स आप खरीदने जाते हैं, है ना? बुक्स पढ़नी भी चाहिए हम लोगों को, लेकिन आजकल की बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है, वो आजकल का जो छात्र है और इवन जो टीचर है वो भी नहीं समझ पा रहा। होता क्या है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ओनली 100 पेजेस होता है, लेकिन अब उसको महंगा करना है, कैसे क्या करना है, तो उसको बना दिया जाता है 500 पेजेस का। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको नहीं समझ रहे हैं हमारे जो भी लोग हैं जो बुक छापते हैं। पता नहीं, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब रहता हूँ। आप कभी भी एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसमें आपको कभी एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़रूरी है उतना ही मिलेगा, लेकिन हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको अलग से भी बुक खरीदनी पड़ती है। उसमें ये जो समस्या है, उसके लिए आपको यही है कि एक चयन करिए कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब मान लीजिए आपको पढ़ाना ही है कुछ, तो उस बुक से आपको यहाँ कहा गया है 40 से 50 मिनट के बीच में, तो आपको 40 से 45 मिनट के बीच का एक डाटा उसमें से नोट करना पड़ेगा। सब कुछ नहीं हो इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसमें 15 पॉइंट लिखे हुए हैं किसी बात पे, तो हो सकता है सिर्फ 15 पॉइंट महत्वपूर्ण हो, बाकी 35 का कोई मतलब ना हो, या उसी 15 को घुमा फिरा के बार बार प्रस्तुत किया जा रहा हो। तो चयन करना बहुत जरूरी है, और चयन करके जब आप पढ़ाते हो, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा होता है जब हम किसी चीज़ को चयनित करके पढ़ाते हैं और उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मेरी भी प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसमें जितना इम्पोर्टेंट है उसी को समझाने का प्रयास करूँ, एक्स्ट्रा ना हो, बेटर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लानिंग। जी हाँ, हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर भी देखिए, जितने भी अभी तक मैंने सिद्धांत बताए हैं, कहीं ना कहीं देखिए छोटी छोटी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है उसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, नाम याद रखने हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या करना है उसको थोड़ा थोड़ा जरूर समझते चलिए। पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, है ना? किस तरीके से करना चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से। उदाहरण, पाठ्य योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य और पुनरावृत्ति। सबसे अच्छा तो यही पे है, पाठ्य योजना का निर्माण। जैसे आप अगर बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ाने के लिए लेसन प्लान बनाया है ना, क्या बनाया है? लेसन प्लान बनाया है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मीडियम रेंज कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे क्वेश्चनिंग रखनी है, कहाँ पे एंड करना है, कहाँ पे हमें होमवर्क देना है। जाते जाते आप होमवर्क तो नहीं दे सकते। तो एक सिस्टमैटिक जो तरीका होता है उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो नाम में ही लिखा है लेसन प्लान, और सिद्धांत का भी नाम है प्लानिंग। तो बहुत आसान है, हर चीज़ की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिक विभिन्नता, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, ये सीटेट और यूपी टेट या कोई भी स्टेट का टेट है, वो क्या करते हैं, इसमें बहुत फोकस रखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता बहुत जरूरी भी है। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है कि हर बच्चे के एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, चाहे आप हों चाहे बच्चे हों, और वो बच्चे अपने ही तरीके से सीखना पसंद करते हैं। लेकिन अब आप हर तरीके के बच्चे को हर तरीके से सिखाएं, ये आपके बस की बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। तो प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां अलग अलग हो जाती हैं, भिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो सिर्फ प्ले मेथड से ही सीखना पसंद करता है। अतः शिक्षक को व्यक्तिक विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सके। यहाँ पर जो सिद्धांत है ये फोकस कर रहा है स्तर पे, और स्तर तो आप लोग जानते ही हैं। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें सबसे जो स्टार्टिंग होता है, चाहे वो घर में पढ़ाई करे चाहे वो स्कूल में पढ़ाई करे, तो शैशवावस्था से होता है ना, इन्फेंसी स्टेज से। उसके बाद वो बाल्यावस्था पे जाता है, चाइल्डहुड पे। उसके बाद वो
किस पे जाता है? किशोरावस्था पे, यानी कि एडल्टहुड पे, किशोरावस्था पे, एडोलेसेंस पे, एडल्टहुड नहीं, एडोलेसेंस। तो इस तरीके से 3 जो है स्तर बनाए गए हैं, और उसी स्तर पे हमें समझना चाहिए कि शैशव स्तर का बच्चा कैसा होता है, बाल्या स्तर में क्या होना चाहिए, किशोरावस्था में क्या होना चाहिए। अगर इन तीनों के बारे में आप अभी अनभिज्ञ हैं, इनके बारे में आपको नहीं पता है, वैसे तो अगर आप शिक्षण सिद्धांत ही सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इनकी जरूरत नहीं है। मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पे सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। आपको नीड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वैसे आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर वही वीडियो आपको मिलते हैं, अगर आप सिर्फ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं या इन्फेंसी स्टेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी शंका का समाधान कर सके। लोकतांत्रिक व्यवहार का मतलब है कि किसी प्रकार का किसी से मतभेद नहीं है। लोकतंत्र में सभी को समानता का अवसर दिया जाता है ना? समानता का अवसर दिया जाता है। समानता भी है, स्वतंत्रता भी है। तो लोकतंत्र ये कहता है कि चाहे आप कैसे भी हों, आप बहुत तेज हैं, मैं सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूं, और उस क्लास में अगर कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, कभी कभी कुछ बच्चों के अंदर शर्मिंदगी होती है कि हम बोलेंगे कुछ गलत ना हो जाए, कई तरीके के बच्चे होते हैं। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी कैसे पैदा करी जाए कि वो भी सामने आए, और जो सामने बैठे हैं उनको तो मौका मिल ही जाता है। तो ये चीज होनी चाहिए, किसी बच्चे के अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। कई शिक्षक ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा क्लास में रहेंगे तो एटीट्यूड में रहेंगे, गुस्सा हो जाएंगे किसी बात पे भी, है ना? कुछ लोग हर समय गुस्सा रहते हैं, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो एक टीचर के अंदर ये है कि वो सब बच्चों की बात सुने और उन्हें हर तरीके से मौका दे। तो शंका का समाधान तभी होगा ना जब आप अपने टीचर से कोई बात कह सकेंगे और उसका शंका का समाधान हो सकेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोकतांत्रिक व्यवहार की बात यहाँ पर करी करी जा रही है, और आपको पता है कि शिक्षण में 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑटोक्रेटिक होता है, एक डेमोक्रेटिक होता है, लेसस फेयर होता है। ये तीनों के बारे में मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया है, जिसमें शिक्षण के बारे में पूरी चर्चा हुई थी। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवीजन, है ना? तो क्लास का विभाजन नहीं करना है, पहले पढ़ लीजिए, तब क्लियर होगा कि पाठ प्रस्तुत करने की सरलता और सुविधा की दृष्टि से पाठ को, लेसन को, बुक को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। और रायबन ने इसके कहा है कि एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसकी फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है ना? देखिए, आप जब कोई अच्छी सी बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक खोल लीजिए आप, और उसमें देखिए कि कितने सारे पैरा बने होते हैं। वो पैरा ना हमारे दिमाग में एक इजीनेस पैदा करते हैं। भाई, जो लो मैंने 2 पैरा पढ़ लिए, अगर वो पूरा पन्ना लिखा ही रहेगा तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा बोझ जैसा फीलिंग होगा कि अरे नहीं यार, ये तो मैंने पूरा पन्ना पढ़ा, कुछ समझ में नहीं है। लेकिन वही अगर एक ही पेज को हम 2 या 3 पैरा से डिनोट कर देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसे ही बुक्स में भी करते हैं। भाई, जब हम छोटे थे तो विज्ञान विषय पढ़ते थे, जब हम थोड़ा सा बड़े हो गए तो हमने विज्ञान को भी 3 भागों में बांट दिया। एक को हमने कह दिया ये रसायन विज्ञान है, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, दूसरे को हमने जीव विज्ञान कह दिया, तीसरे को हमने भौतिक विज्ञान कह दिया। तो कहीं ना कहीं हमने बुक को भी अलग अलग किया। तो क्या है, सुविधा की दृष्टि से हम चीज़ों को तोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, ये तो खैर हमें बहुत डीप पढ़ना है इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन कभी भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, कितना पैरा पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, आवृत्ति का सिद्धांत। रिवीजन तो आपने सुना होगा ना, आवृत्ति आपके मन में थोड़ा सा हलचल पैदा कर रही होगी, लेकिन रिवीजन का मतलब आपने समझ लिया कि क्या होता है। तो पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री के प्रति छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी विचार बनाने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को आवृत्ति यानी कि रिवीजन का अवसर देना चाहिए।
स्थायी विचार ज्ञान प्राप्ति क्या ये स्रोत होते हैं, मतलब जब आप पढ़ा लें तो 5 से 10 मिनट बच्चों को एक ऑप्शन देना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा जो अगर बुक पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए जो मैंने लिखवाया। या कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं भाई एक बार फिर से देखो, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो आप पढ़ लो, जहाँ पे कोई समस्या आ रही है पूछ लो। तो रिवीजन अगर किसी नॉलेज को थोड़ा सा और इम्प्रूव करता है तो वो अच्छी चीज होती है। रिवीजन जरूरी होता है किसी भी नॉलेज के लिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से पूरी तरीके से प्रभावित है। छात्रों में रचनात्मक और सृजनात्मक क्रिएटिविटी पावर का विकास करने के लिए उनसे रचनात्मक और मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। खेल खेल अथवा मनोरंजन में वे अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेंगे। तो मनोरंजन का सिद्धांत भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को इस तरीके के काम बीच बीच में करवाते रहने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर नई नई प्रकार की क्रिएटिविटी देखने को आपको भी मिलेगी, और जो बच्चे आसपास देखते हैं नई नई चीज़ों को, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, कभी भी असाइनमेंट आप दीजिए, कुछ बच्चे इतनी अच्छी कॉपी लाते हैं कि आपका भी, अगर आप टीचर हैं तो आपका मन खुश हो जाएगा कि कितनी अच्छी कॉपी है, और उसको देख के दूसरे भी प्रभावित होते हैं कि मैं इस तरीके की कॉपी क्यों नहीं बना सकता, इस तरीके का लॉजिक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तो अगली बार उसके मन में भी जरूर आएगा। तो ये अच्छी चीज है। आज का सेकेंड लास्ट पॉइंट है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री चुनते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों के स्तर के अनुकूल हो और साथ ही उससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो रही हो। ठीक है, जहां तक संभव हो पाठ्यवस्तु में उपयोगी तत्वों का समावेश करना चाहिए। अब पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, इससे पहले तो हम चयन के सिद्धांत की बात कर ही चुके थे। अब यहाँ पे पाठ्य सामग्री के चयन की थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया सिद्धांत यहाँ पे, इसको हम रिमूव भी कर सकते थे, क्योंकि चयन का मतलब तो हो गया कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ पाठ्य सामग्री का चयन करना है। अब ये भी किसको करना है? शिक्षक को करना है, छात्र को नहीं करना है। छात्र के लिए हमें एक माहौल बनाना है कि किस तरीके की हम जो है सिलेक्शन कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं। मान लीजिए कोई हमें मैप पढ़ाना है ना, मैप को हमने चार्ट के बेस पे पढ़ा लिया। अब अगर कोई मैप बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे पढ़ाना है तो ग्लोब के स्तर पे भी हम ये चीज पढ़ा सकते हैं। तो कई चीजें हैं, लेकिन हमें चुनना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ग्लोब बेस्ट लग रहा है या चार्ट बेस्ट लग रहा है। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। शिक्षण में शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सके, और प्रत्येक बालक की रुचियों बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं पाठ योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो कुल मिला के जो मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत है ना, ये आप अभी तक आपने जितने सिद्धांत पढ़े हैं उसका बेस है कि ये सभी काम भी हमें एक तरीके से करना चाहिए। उनका ये सिद्धांत कहना चाहता है कि जो भी आप सिद्धांत चुन रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए कि आखिर यहाँ पर इस टीचिंग में, हिंदी टीचिंग में, मैथ की टीचिंग में किस सिद्धांत का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होगा। ये कहना चाहता है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। तो उम्मीद है जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं, हेडिंग जरूर याद रखिएगा, उसके अंदर की कुछ बातें तो हम खुद ही जान जाते हैं, लेकिन आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो मुझे लगता है कि ये जितने 14 टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।